आज हम NIOS 505 मॉड्यूल को 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये आज पार्ट 1 में यूनिट 1 से 6 कवर करेंगे, सेकेंड पार्ट कल की क्लास में कवर करेंगे। तो आप सब रेडी हैं? वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह है 505 यूनिट 1 अधिगम के प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण। जी, तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। हाँ, सबसे पहला टॉपिक है पर्यावरण का अर्थ। ये जो शब्द है पर्यावरण, हम इसे रोज सुनते हैं, पर इसका असल मतलब क्या है? ये कहाँ से आया है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये शब्द हमें लगता है कि हिंदी का है, पर इसकी जो जड़ है वो फ्रेंच भाषा में है। अच्छा, फ्रेंच में? जी, फ्रेंच का एक शब्द है एनवायरोनेर। और परीक्षा में ये सवाल अक्सर आता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो ये याद रखना जरूरी है। एनवायरोनेर। और इसका मतलब? इसका मतलब होता है घेरना या समेटना, टू सराउंड। तो मतलब बहुत ही आसान भाषा में वो हर चीज जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं वही पर्यावरण है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पेड़ पौधे या नदियां नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर इसकी 3 खासियतें समझनी जरूरी हैं। पहली, ये संपूर्ण है, मतलब होल। दूसरा, ये निरंतर है, मतलब कंटिन्यूअस, ये कभी रुकता नहीं, हमेशा चलता रहता है। और तीसरा? तीसरा ये कि ये अखंड है, इनडिविजिबल, मतलब आप पर्यावरण के एक हिस्से को दूसरे से अलग करके नहीं समझ सकते, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मतलब। अब बात करते हैं इसके घटकों की, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसे हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 2 तरह की चीजें आती हैं। एक अजैविक, मतलब एबायोटिक, जिनमें जीवन नहीं होता, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, चट्टानें, पर्वत, पठार, ये सब भी। जी हाँ। और दूसरा है जैविक, यानी बायोटिक, जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे और हम सब जीव जंतु। ठीक है, ये हुआ पहला घटक। दूसरा कौन सा है? दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण, मैन मेड एनवायरनमेंट। इसका मतलब वो सब कुछ जो इंसान ने बनाया है। जैसे कि? जैसे सड़कें, इमारतें, उद्योग, बड़े बड़े बांध, पुल, ये सब इंसान ने बनाया है, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। और तीसरा घटक कौन सा है? ये शायद सबसे दिलचस्प होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें भी 2 चीजें हैं। एक है सामाजिक घटक, जैसे व्यक्ति, परिवार, हमारा समुदाय। और दूसरा है सांस्कृतिक घटक, जिसमें हमारा धर्म, हमारी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं, ये सब आ जाती हैं। तो हमारी संस्कृति भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा है? बिल्कुल। और संस्कृति बनती कैसे है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब प्राकृतिक पर्यावरण और कोई समुदाय, मतलब लोग, आपस में इंटरैक्शन करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, तो उसी से संस्कृति का निर्माण होता है। अच्छा। इसी में हमारी परंपराएं, हमारा इतिहास, लोक साहित्य, ये सब शामिल होता है। एक लाइन है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कौन सी? समुदाय और व्यक्तियों के बीच परस्पर क्रियाकलाप ही संस्कृति को आकार देती है। समझ गई। तो पर्यावरण की प्रकृति कैसी है, मतलब इसका नेचर कैसा है? इसकी 4 मुख्य प्रकृतियां हैं। पहली, ये गतिशील है, डायनामिक, मतलब ये स्थिर नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। जैसे मौसम का बदलना? बिल्कुल। मॉनसून का आना, कोई प्राकृतिक आपदा, ये सब इसकी गतिशीलता दिखाते हैं। दूसरी प्रकृति है जटिल, यानी कॉम्प्लेक्स। जटिल कैसे? मतलब पर्यावरण में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक इकोसिस्टम की तरह। एक चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ता है। बिल्कुल। और तीसरी प्रकृति? तीसरी है व्यापक, ब्रॉड। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप इसे सिर्फ विज्ञान में या सिर्फ सामाजिक विज्ञान में नहीं पढ़ सकते, इसमें सब कुछ शामिल है। और चौथी? चौथी है सक्रिय, एक्टिव। पर्यावरण हर पल एक्टिव रहता है, इसमें हर समय कुछ न कुछ होता रहता है। मतलब स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट। एक बच्चे के लिए ये कहाँ से शुरू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बच्चे का जो सीखना है, यानी अधिगम, वो सबसे पहले उसके घर और परिवार से शुरू होता है। तो बच्चे का सबसे नजदीक का पर्यावरण उसका परिवार हुआ। जी, उसका परिवार ही उसका सबसे पहला और निकट का पर्यावरण है। उसके बाद आता है पड़ोस, नेबरहुड। और प्री स्कूल? हाँ, और फिर आता है विद्यालय, यानी स्कूल। और सार्थक अधिगम, मतलब मीनिंगफुल लर्निंग, वो तभी होता है जब बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया, मतलब इंटरेक्शन करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे का पहला स्कूल उसका परिवार होता है। बिल्कुल, यही परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, बाल विकास और पर्यावरण, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसमें कक्षा 1 से 8 तक की जो अवधि है, मतलब 6 से 14 साल की उम्र,
वो क्यों खास है? मॉड्यूल इसे विस्मयकारी विकास यानी ट्रेमेंडस डेवलपमेंट की अवधि कहता है। इस समय बच्चे में शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलाव आते हैं। और उसकी सोच में भी? हाँ, सबसे बड़ा बदलाव सोच में ही आता है। बच्चे की सोच मूर्त यानी कॉन्क्रीट से अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ती है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाइए, मूर्त और अमूर्त। मूर्त का मतलब है वो चीजें जो दिखती हैं, जिन्हें बच्चा छू सकता है। बच्चा उसी को सच मानता है, जैसे कुर्सी या कुत्ता। और अमूर्त? अमूर्त का मतलब है विवेचना करने की क्षमता। जो चीज नहीं दिख रही उसके बारे में भी सोच पाना, जैसे ईमानदारी, न्याय, दोस्ती, ये सब अमूर्त विचार हैं। तो ये जो समय है, ये बच्चे के भविष्य के व्यक्तित्व और जीवन कौशल का आधार बनाता है। एकदम सही। दिस इज द बेस। इसी से जुड़ा अगला टॉपिक है शिक्षण का तरीका, मतलब पेडागॉजी। पहले कैसे पढ़ाया जाता था और अब कैसे पढ़ाया जाता है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुराना तरीका था रटने पर आधारित, रोट लर्निंग। मतलब सिर्फ परिभाषाएं रट लेना। बिल्कुल, बिना समझे रटना। जैसे सजीव सांस लेते हैं, निर्जीव नहीं। उदाहरण दे दिया कुर्सी और कुत्ते का, बस हो गया। और नया तरीका क्या कहता है? एनसीएफ के आने के बाद क्या बदला? नया तरीका खासकर एनसीएफ 2005 के बाद वो रटने के बिल्कुल विरुद्ध है। इसमें बच्चे के अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से सीखने को जोड़ा जाता है। बच्चे की रुचि पर ध्यान दिया जाता है। जी, बच्चे की रुचियों और प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जाता है। पर्यावरण को सिर्फ किताब से नहीं बल्कि बच्चे के जीवन से जोड़ा जाता है। ये बहुत जरूरी बदलाव है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। इसके बारे में मॉड्यूल क्या कहता है? मॉड्यूल बाल अधिकारों पर हुए एक सम्मेलन का जिक्र करता है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये किसने और कब आयोजित किया था? ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने किया था और साल था 1989। ये तारीख याद रखना बहुत जरूरी है। 1989। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? इसके कई उद्देश्य थे। पहला, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को बंद करना। और ये सुनिश्चित करना कि बच्चों का बचपन उनसे छीना न जाए, उनके लिए एक उचित और सुरक्षित वातावरण बनाया जाए। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा शिक्षण, बच्चे का विकास और उसके अधिकार। बिल्कुल, आप एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। अब आते हैं एनसीएफ 2005 पर, जिसकी बात हम कर रहे थे। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? एनसीएफ 2005 एक तरह का क्रांतिकारी दस्तावेज है। इसकी पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बच्चे स्वभाव से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। उनमें एक स्वाभाविक प्रेरणा होती है। मतलब हमें उन्हें धकेलने की जरूरत नहीं है, बस सही माहौल देना है। एकदम सही। दूसरी बात, रटने के बजाय अर्थ निकालने पर जोर दिया गया है। बच्चा जो भी सीखे उसका मतलब समझे। और अमूर्त सोच के बारे में? हाँ, तीसरा बिंदु वही है। बच्चों में अमूर्त सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और विवेचना की क्षमता बढ़ाना। और बच्चे सीखते कैसे हैं? एनसीएफ कहता है कि बच्चे अनुभव से, प्रयोग करके, पढ़कर और विचार विमर्श मतलब डिस्कशन करके सीखते हैं, रटकर नहीं। एनसीएफ ने स्कूल और बाहरी दुनिया के रिश्ते पर भी बहुत जोर दिया है। जी, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एनसीएफ कहता है कि सीखने का स्थान स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह होता है। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, लिंकेज। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि अगर कक्षा का ज्ञान बाहरी दुनिया से जुड़ जाए तो सीखने की प्रक्रिया पुष्ट होती है, मतलब स्ट्रांग होती है। वो ज्ञान बच्चे के साथ हमेशा रहता है। और ये भी माना गया है कि हर बच्चा अलग है। जी हाँ, विविधता। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है और इस बात को स्वीकार करना, इसका सम्मान करना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अब जल्दी से एक फास्ट रिवीजन करते हैं जो मुख्य बिंदु हमने आज डिस्कस किए। हाँ, ये अच्छा रहेगा। एक क्विक रिकैप। मेरा पहला सवाल, पर्यावरण शब्द किस भाषा से है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है ENVIRNER। और ENVIRNER का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है घेरना, टू सराउंड। बहुत अच्छे। पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? ये निरंतर है और अखंड है। बच्चे का प्राथमिक पर्यावरण कौन सा है? उसका परिवार। और संस्कृति का निर्माण कैसे होता है? प्राकृतिक पर्यावरण और समुदाय की अंतःक्रिया से। बाल अधिकारों का सम्मेलन कब हुआ था? 1989 में। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को किससे जोड़ना चाहिए? स्कूल के बाहर के जीवन से। बहुत बढ़िया।
कक्षा 1 से 8 तक का काल कैसा होता है? विस्मयकारी विकास का काल। सड़कें और इमारतें किसका हिस्सा है? ये मानव निर्मित पर्यावरण का हिस्सा है। और आखिरी सवाल, सीखना कब सार्थक होता है? जब पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया मतलब इंटरैक्शन हो। बहुत ही बढ़िया, सारे मुख्य बिंदु कवर हो गए। जी बिल्कुल। यह था NIOS 505 यूनिट 1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ये है 505 यूनिट 2। टॉपिक का नाम है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के शिक्षण और अधिगम पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को EVS आखिर पढ़ाया कैसे जाना चाहिए। जी, और इसके पीछे की नीतियां क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं, ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी नींव से ही शुरू करते हैं, मतलब इसकी नीतिगत आधार से। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE की। 1986 वाली। हाँ, 1986। ये वो साल था जब पहली बार एक तरह से पर्यावरण जागरूकता पर इतना ज्यादा जोर दिया गया था। अच्छा, तो इस नीति में ऐसा क्या खास कहा गया था? इसमें साफ तौर पर कहा गया कि पर्यावरण को बचाने और उसकी सुरक्षा में शिक्षा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये भी कहा गया कि ये जागरूकता बच्चों में बचपन से ही शुरू होनी चाहिए, मतलब एकदम चाइल्डहुड से। तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं थी। नहीं, यही तो खास बात थी। इस नीति ने परिवार और विद्यालय दोनों को EVS सिखाने में एक निश्चित स्थान दिया। ये तो हुई नीति की बात। अब विषय पर आते हैं। EVS की प्रकृति क्या है, मतलब ये सब्जेक्ट है क्या असल में? देखिए, EVS का जो दृष्टिकोण है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेटेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ये कोई अकेला विषय नहीं है। ये विज्ञान यानी साइंस, हाँ, सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस और पर्यावरण, इन सबको मिलाकर बना है। अच्छा, तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान ये सब भी आ जाते हैं? जी बिल्कुल, ये सभी इसका हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए तैयार करना है। तो ये एक समग्र रूप है, होलिस्टिक फॉर्म है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। EVS अलग-अलग विषयों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक समग्र रूप है। तो इस एकीकृत विषय को पढ़ाने के लिए NCF 2005 ने जरूर कुछ खास कहा होगा। उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? NCF 2005 का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि केंद्रीय उद्देश्य था अनुभव बनाम रट्टा, एक्सपीरियंस वर्सेस रोट लर्निंग। मतलब बच्चों को रटाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। NCF कहता है कि बच्चों को रटाना नहीं है, बल्कि अनुभव कराना है, ज्ञान का निर्माण करवाना है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन। इसी से जुड़ा वो सिद्धांत भी था, लर्निंग विदाउट बर्डन। जी हाँ, बोझ के बिना शिक्षा। और इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था कि स्कूल के जीवन को बच्चों के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ये बहुत जरूरी है। और पढ़ाई प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल और क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी पर आधारित होनी चाहिए। चलिए, ये तो समझ आया। अब जरा पर्यावरण की परिभाषा पर आते हैं। पर्यावरण के घटक कौन-कौन से हैं? बहुत सरल शब्दों में, पर्यावरण का मतलब है हमारे चारों ओर जो कुछ भी है। ठीक है। इसके हम दो मुख्य घटक मान सकते हैं। पहला प्राकृतिक मतलब नेचुरल, जैसे पेड़ पौधे, हवा, पानी। बिल्कुल, पेड़ पौधे, हवा, जल और जानवर। और दूसरा है मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड, सड़कें, इमारतें, बांध। रेलवे लाइनें। एकदम सही। और एक शब्द आता है प्रतिवेश। प्रतिवेश। हाँ, जिसका अर्थ है हमारा पास पड़ोस या हमारा जो वातावरण है, सराउंडिंग्स। और इन सभी घटकों के बीच एक गहरा रिश्ता है, परस्पर निर्भरता का। जी, अब हम बात करते हैं मानव और प्रकृति की परस्पर निर्भरता की। इसे सहजीविता यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी कहते हैं, मिलजुल कर रहना। अच्छा। देखिए, मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है ना? हाँ बिल्कुल। और वहीं हमारे जो कार्य हैं, हमारे एक्शंस, वो पर्यावरण को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। तो ये एक दो तरफा रिश्ता है। जी, यह एक भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया है, इंटरैक्शन है। और इसी समझ से बच्चा खुद को अपने समुदाय और देश का एक हिस्सा समझने लगता है। तो इस विषय को पढ़ाने के कुछ खास नियम भी होंगे? हाँ,
पर्यावरण शिक्षण के 3 मुख्य नियम हैं। वो क्या है? पहला है पर्यावरण के विषय में सीखना, लर्निंग अबाउट एनवायरनमेंट। इसका मतलब है पर्यावरण के बारे में जानकारी लेना, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। ठीक है, ये तो नॉलेज वाला पार्ट हो गया। दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू एनवायरनमेंट। इसमें हम पर्यावरण को एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चों को बगीचे में ले जाकर पढ़ाना। बिल्कुल। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पर्यावरण के लिए सीखना, लर्निंग फॉर एनवायरनमेंट। पर्यावरण के लिए सीखना। जी। इसका अर्थ है पर्यावरण का संरक्षण और बचाव करना सीखना। परीक्षा के लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ईवीएस का एक बड़ा लक्ष्य बच्चों में मूल्य और संवेदनशीलता विकसित करना भी है। यही इसका असली मकसद है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो ये संवेदनशीलता सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सहानुभूति, एम्पैथी। बच्चों में दूसरों के प्रति संवेदनशीलता जगाना, जैसे पौधों, जानवरों और यहाँ तक कि गरीब लोगों के प्रति भी। और प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना सिखाना। जी, जैसे पानी और बिजली। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है पाठ्य पुस्तकों में कबाड़ी वाला पाठ। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये पाठ श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर और पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग सिखाता है। ये मूल्य तो हमारी भारतीय धरोहर में भी बहुत गहरे हैं, है ना? निश्चित रूप से। हमारी भारतीय दर्शन और पर्यावरण का रिश्ता बहुत पुराना है। कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। जैसे पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, माता भूमि पुत्रों अहम पृथिव्याः। इसका अर्थ है धरती हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। जी, इसका संबंध अथर्ववेद से है। फिर गांधी जी का वो प्रसिद्ध कथन कि प्रकृति के पास हमारी जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारे लालच के लिए नहीं, नीड नॉट ग्रीड। बहुत खूब। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि प्रकृति से अलग होकर दी गई शिक्षा हानिकारक है। और वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन तो हम सब जानते ही हैं। पूरा विश्व एक परिवार है। हाँ? तो एनसीएफ 2005 के बाद इन सब विचारों के आधार पर पढ़ाने के तरीके में क्या बदलाव आया? बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले और अब के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? देखिए, पुराना तरीका था जिसमें शिक्षक सक्रिय होता था, एक्टिव, और बच्चा निष्क्रिय, पैसिव। शिक्षक का काम था सिर्फ सूचना देना। और अब बच्चा सक्रिय है, वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है। उसे वास्तविक संसार का सामना करने और समस्याओं का विश्लेषण करके समाधान खोजने के मौके दिए जाते हैं। तो अब शिक्षक की भूमिका एक सुगमकर्ता की हो गई है, फैसिलिटेटर। बिल्कुल सही, जो सीखने में बस मदद करता है। तो एक ईवीएस टीचर की भूमिका असल में है क्या, क्लास के अंदर और बाहर? शिक्षक का काम सिर्फ टीचिंग यानी शिक्षण नहीं, बल्कि लर्निंग यानी अधिगम कराना है। और इसके लिए बच्चों को खेल के मैदान और प्रकृति के बीच ले जाना एक बेहतरीन तरीका है। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ाने के मुख्य उद्देश्यों को समेटें तो वो क्या होंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य बच्चों में सिर्फ तथ्य याद कराना नहीं है, बल्कि कौशल, स्किल्स विकसित करना है। जैसे बच्चों में जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना। अवलोकन और वर्गीकरण के कौशल भी। हाँ, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन के कौशल विकसित करना। लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी सिखाना। और एक बहुत जरूरी बात, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना। जी, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। पहले वो चीजें जिन्हें वो छू सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर धीरे धीरे वो विचार जो ज्यादा जटिल है। चलिए, अब एक बार जल्दी से इस पूरी यूनिट के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें दोहरा लेते हैं। जरूर। तो सबसे पहले एनपीई 1986, जहां से पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत हुई। फिर ईवीएस जो है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का मिश्रण है। जी, एनसीएफ 2005 कहता है रटना मना है, अनुभव जरूरी है। और शिक्षण के 3 नियम, अबाउट, थ्रू और फॉर। हाँ, मतलब के विषय में, के माध्यम से और के लिए। और सबसे जरूरी, शिक्षक की भूमिका अब एक सुगमकर्ता की है। बिल्कुल। प्रतिवेश का अर्थ है आस पड़ोस। और लर्निंग विदाउट बर्डन का संबंध एनसीएफ 2005 और यशपाल समिति से है। पृथ्वी सूक्त में धरती को माँ माना गया है। और गांधी जी का वो कथन, प्रकृति के पास हमारी जरूरत के लिए सब कुछ है, लालच के लिए नहीं। और कबाड़ी वाला पाठ का उद्देश्य है पुनर्चक्रण और श्रम का सम्मान। और आखिर में
ईवीएस का ज्ञान स्वयं और परिवार से शुरू होता है। बहुत बढ़िया। तो ये था NIOS 505 यूनिट 2 का एक विस्तृत विश्लेषण। जी, हमने सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। ये था NIOS 550 यूनिट 2 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट 3 की शुरुआत करते हैं। ये है 505 यूनिट 3 पर्यावरण अध्ययन। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम NIOS 505 का यूनिट 3 पर्यावरण अध्ययन यानी EVS पर बात करेंगे। ये DSSB, KVS और CTET जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। जी, और EVS को समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये पढ़ाने का एक पूरा नज़रिया है, एक फिलॉसफी है। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो है 3.1 पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। हाँ, तो सबसे पहली और ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि EVS एक संयुक्त क्षेत्र है, एक कॉम्पोजिट एरिया है। संयुक्त क्षेत्र मतलब ये कोई अकेला अलग थलग विषय नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक मिश्रण है, एक तरह की खिचड़ी समझिए। खिचड़ी, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, जिसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब कुछ एक साथ मिला हुआ है। मतलब EVS इज इक्वल टू विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान प्लस पर्यावरण। ये इन सबका एकीकरण मतलब इंटीग्रेशन है। तो परीक्षा के लिए जो एक मुख्य बिंदु है वो ये है कि EVS एक एकीकृत विषय है, पृथक नहीं। एकदम सही, ये शब्द इंटीग्रेटेड बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। कहा जाता है कि इसकी प्रकृति संदर्भगत मतलब कंटेक्चुअल होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि EVS में कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, सब कुछ समय और स्थान के साथ बदलता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए आप मैदानी इलाके में रहते हैं, वहां किसी जीव की हत्या करना गलत या पाप माना जा सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप तटीय क्षेत्र में जाएं, जहां लोगों का भोजन ही मछली पर निर्भर है, तो वहां मछली पकड़ना उनके जीवन का आधार है, वो गलत नहीं है। अच्छा, तो संदर्भ ही तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। जी, EVS बच्चों को यही सिखाता है कि दुनिया को किसी एक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। ये जो विचार हैं ये काफी अलग हैं। क्या ये नए हैं या इनकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? नहीं, इनकी जड़ें काफी गहरी हैं। हमारे नोट्स में कुछ प्रमुख शिक्षाविदों का जिक्र है। सबसे पहले आते हैं पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस, इन्हें पर्यावरण केंद्रित शिक्षा का जनक कहा जाता है। उनका मानना था कि बच्चे का विकास घर के जीवन से शुरू होना चाहिए। तो फिर इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका बच्चे को सिर्फ अवलोकन करने मतलब ऑब्जर्व करने का मौका देने की है। वो ज्ञान देता नहीं बल्कि सीखने का माहौल बनाता है। अच्छा, और फ्रेडरिक फ्रोबेल, उनका भी नाम आता है? हाँ, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। ये भी इसी विचार पर आधारित है कि सीखना एक खेल की तरह होना चाहिए, बोझ की तरह नहीं। और मारिया मोंटेसरी भी तो यही कहती थी ना? है ना, बिल्कुल। मारिया मोंटेसरी के अनुसार सीखने की प्रक्रिया थका देने वाली, टायरिंग होनी ही नहीं चाहिए। अगर बच्चा थक रहा है मतलब पढ़ाने का तरीका गलत है। और महात्मा गांधी की नई तालीम भी तो इसी से जुड़ती है। जी, उन कहना था कि शिक्षा बच्चे की जरूरत और उसकी क्षमता पर आधारित होनी चाहिए। असल में इन सभी का सार एक ही है। अधिगम मतलब लर्निंग बराबर है वास्तविक जीवन के अनुभव के, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो परीक्षा के लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह हुई कि बच्चे बड़ों की तरह नहीं सीखते, वो अनुभव और पुनर्निर्माण माने रिकंस्ट्रक्शन से सीखते हैं। सही, और यहीं पर बच्चों और बड़ों के सीखने के तरीके का जो फर्क है वो समझना जरूरी हो जाता है। NCF भी तो इसी पर जोर देता है। बिल्कुल। NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहता है कि बच्चे प्राकृतिक रूप से जिज्ञासु, क्यूरियस होते हैं। वो अंदर से इंटरनली मोटिवेटेड होते उन्हें हैं। सीखने के लिए किसी भारी इनाम की जरूरत नहीं होती। नहीं, उनके लिए सीखने का मतलब है अर्थ बनाना, मीनिंग मेकिंग और साथ में करना, डूइंग। और इसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे चित्र बनाना, बोलना और प्रयोग करना। जी, जबकि बड़े लोग ज्यादातर ज्ञानात्मक पद्धति, कॉग्निटिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वो नियमों और अवधारणाओं पर जोर देते हैं। और बच्चों का सीखना भावनात्मक होता है, इमोशनल। उनके लिए रुचि और मजा जरूरी है। हाँ, तो बात यह है कि आवश्यकता ही अधिगम का क्षेत्र तय करती है।
जैसे एक शिक्षक साइकोलॉजी पढ़ता है और एक वैज्ञानिक विज्ञान। तो अगर बच्चे अपने पर्यावरण से सीखते हैं तो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चे का पर्यावरण ही उसकी प्रयोगशाला, उसकी लैब बन जाए। उसे किसी अलग से लैब की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये भी याद रखना है कि ईवीएस विज्ञान या सामाजिक विज्ञान की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। ये इन सीमाओं से परे है, बियॉन्ड है। तो अगर परीक्षा में सवाल आए कि क्या ईवीएस सीमाओं में बंधा है, तो जवाब होगा नहीं। नहीं। अब बात करते हैं शिक्षण पद्धति की, मतलब पढ़ाएं कैसे। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। और दूसरा, मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। इसे एक उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपको प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। ये एक अज्ञात और अमूर्त कॉन्सेप्ट है। हाँ, बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो हम यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, हमें ज्ञात से शुरू करना होगा। बच्चों के लिए ज्ञात और मूर्त चीज है भोजन। वो उसे रोज देखते हैं, खाते हैं। अच्छा, तो पहले भोजन पर बात करेंगे। हाँ, फिर धीरे धीरे इस विचार पर आएंगे कि पौधों को भी भोजन चाहिए, और फिर पूछेंगे कि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तब जाकर हम प्रकाश संश्लेषण पर पहुंचेंगे। मतलब हमारी सारी पाठ्य पुस्तकें इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। जी, और ये जुड़ाव सिर्फ कॉन्सेप्ट का नहीं बल्कि वास्तविक जीवन से भी है। वो कैसे? देखिए, बच्चा सबसे पहले खुद से, सेल्फ से सीखना शुरू करता है। फिर वो अपने परिवार, फिर पड़ोस, फिर समुदाय और आखिर में देश से जुड़ता है। तो पढ़ाते समय हमें स्थानीय उदाहरण देने चाहिए, जैसे डाकघर, पंचायत, अस्पताल। बिल्कुल। पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य ही यही है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। और ऐसा माना जाता है कि कक्षा 5 तक बच्चा खुद को एक बड़े संदर्भ जैसे समुदाय या देश का हिस्सा मानने लगता है। हाँ, और इसी पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कक्षा 3 से 5 तक के पाठ्यक्रम को 6 थीम्स में बांटा गया है। ये 6 थीम्स बहुत महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। इनसे अक्सर सवाल आते हैं। पहली थीम है परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जी। फिर है भोजन, फूड, पानी, वाटर, आवास, शेल्टर, यात्रा, ट्रैवल, और छठी है हम चीजें कैसे बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी थीम नहीं है। सही। अब पहली थीम को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, परिवार और मित्र। इसके कुछ उप विषय भी हैं। हाँ, इसके 4 सब थीम्स हैं। आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जानवरों और पौधों को विज्ञान में क्यों नहीं रखा गया? इन्हें परिवार और मित्र में क्यों डाला? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि बच्चे इन्हें सिर्फ वैज्ञानिक नजरिए से ना देखें, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखें। मतलब जब एक जानवर परिवार थीम का हिस्सा बनता है तो वो सिर्फ एक जानवर नहीं रहता, वो घर का पालतू सदस्य बन जाता है। और पौधा सिर्फ पौधा नहीं बल्कि तुलसी का पौधा बन जाता है जिसकी पूजा होती है। उसके साथ एक भावनात्मक रिश्ता जुड़ जाता है। बिल्कुल, यही ईवीएस का मकसद है। एक और थीम है यात्रा। इसका क्या उद्देश्य है? इसका एक बहुत गहरा उद्देश्य है। ये बच्चों में कल्पना और अमूर्त चिंतन, माने इमेजिनेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को बढ़ावा देती है। कैसे? देखिए, एक बस या ट्रेन की यात्रा एक मूर्त, कॉन्क्रीट अनुभव है। बच्चा उसे देख सकता है, लेकिन इसी थीम में जब हम सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष के अनुभव की बात करते हैं, हाँ, जहाँ पानी बुलबुलों की तरह तैरता है, जी, तो ये बच्चे को मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाता है। वो पृथ्वी से बाहर की दुनिया के बारे में सोचना शुरू करता है। तो इन सब बातों से ये तो साफ है कि ईवीएस में शिक्षक की भूमिका बहुत अलग है। हाँ, शिक्षक यहाँ एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर। वो सिर्फ जानकारी नहीं देता। नहीं, शिक्षण एक निरंतर साझेदारी है, अ कंटिन्यूअस पार्टनरशिप। शिक्षक को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का पोषण करना है, उसे नर्चर करना है। और उसे चुनौती भी देनी है। हाँ, उसे चुनौती भी देनी है। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य बच्चे के अनुभवों के संसार को, उसके यूनिवर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को विस्तारित करना है, एक्सपैंड करना है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी खत्म नहीं होता। दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल। चलिए अब एक फास्ट रिविजन कर लेते हैं कुछ वन लाइनर्स में। जरूर। तो पहली बात, ईवीएस एक संयुक्त कंपोजिट क्षेत्र है। दूसरी, पैट्रिक गेडिस को पर्यावरण केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है। तीसरा, एनसीएफ के अनुसार बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं।
चौथी, सीखने की दिशा हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर होनी चाहिए। और पांचवी, पौधे और जानवर, परिवार और मित्र थीम का हिस्सा हैं, ताकि उन्हें सामाजिक संदर्भ में देखा जा सके। और आखिरी बात, ईवीएस में कुछ भी पूर्णतः सही या गलत नहीं होता, संदर्भ ही सब कुछ है। बहुत बढ़िया। यह एक बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत चर्चा थी। जी, उम्मीद है इससे सभी को मदद मिलेगी। ये था NIOS 505 यूनिट 3 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट 4 की शुरुआत करते हैं। ये है 505 यूनिट 4, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम बात कर रहे हैं EVS की, यानी एनवायरमेंटल स्टडीज की। और जब हम प्राइमरी लेवल पर इसकी बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ पेड़ पौधों या जानवरों के बारे में है। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बच्चों को दुनिया देखने का एक नजरिया देने की कोशिश है। और ये जो पूरा नजरिया है, ये किसी एक मजबूत नींव पर खड़ा होगा, है ना? बिल्कुल, और वो नींव है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, यानी NCF 2005। आप समझ लीजिए कि EVS की पूरी किताब, पूरा पाठ्यक्रम, उसकी रीढ़ की हड्डी है NCF 2005। NCF 2005, ये नाम कई बार सुना है, लेकिन EVS के संदर्भ में इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? इसकी सबसे बड़ी और सबसे क्रांतिकारी बात है बोझ के बिना सीखना, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। बोझ के बिना सीखना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्लासरूम में इसका असली मतलब क्या है? मतलब क्या बस किताबें पतली कर देना? नहीं, वो तो एक बहुत छोटा हिस्सा है। इसका असली मतलब है बच्चों पर जानकारी को थोपना बंद करना। अच्छा। और उन्हें ज्ञान का, आप कह सकते, निर्माता बनने का मौका देना। मतलब रटना नहीं, समझना। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है बच्चे के अपने ज्ञान से, जो वो अपने घर से, अपने आस पड़ोस से सीख कर आता है, उसे स्कूल की पढ़ाई से जोड़ना। ठीक है। और NCF एक और बात पे जोर देता है, पर्यावरण को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से देखना, होलिस्टिकली। हाँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ना, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। उसके लिए एक पेड़ सिर्फ बायोलॉजी का टॉपिक नहीं है, वो छांव भी देता है, उस पर झूला भी डलता है, उससे फल भी मिलते हैं, वो एक पूरी चीज है। बिल्कुल। तो इसी सोच को सिलेबस में कैसे उतारा गया? यहाँ पर 6 मुख्य प्रकरण यानी थीम्स की बात हो रही है। जी, EVS का जो पूरा सिलेबस है वो टॉपिक्स पर नहीं बल्कि थीम्स पर आधारित है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और ये 6 थीम्स हैं: परिवार और मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा और हम चीजें कैसे बनाते हैं। हाँ, ये लिस्ट देखकर ही लगता है कि ये किसी बच्चे की अपनी दुनिया है। इसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। यही तो प्रकरणात्मक दृष्टिकोण, थीमेटिक अप्रोच का कमाल है। पहले बच्चे की दुनिया की बात करो। जब वो अपने परिवार को समझेगा, अपने खाने को समझेगा, तब वो बाहर की दुनिया को भी आसानी से समझ पाएगा। बिल्कुल, ये अंदर से बाहर की ओर जाने जैसा है। एक और दिलचस्प बात है, परिवार और मित्र थीम के अंदर ही जानवर और पौधे को भी रखा गया है। सही पकड़ा आपने। आमतौर पर तो ये साइंस के टॉपिक माने जाते हैं, पर सोचिए एक बच्चे के लिए उसका पालतू कुत्ता या घर का तुलसी का पौधा, वो तो परिवार के सदस्य जैसा ही है ना। हाँ, वो उन्हें अलग करके नहीं देखता। बस ये थीम बच्चे के भावनात्मक जुड़ाव का सम्मान करती है। और यहीं पर आता है एकीकृत उपागम यानी इंटीग्रेटेड नेचर। मतलब विषयों को एक साथ मिला देना। हाँ, EVS कोई विषय नहीं है, ये असल में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों का एक मिला-जुला रूप है। विषयों की दीवारों को तोड़ना। अच्छा, तो अगर सिखाने का आधार बच्चे का अनुभव है, तो सिखाने का तरीका भी अलग होगा। यहाँ रटकर सीखने और सक्रिय सीखने में फर्क बताया गया है। जी, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। रटकर सीखना शुरू होता है तथ्यों से। जैसे टीचर क्लास में आए और सीधा बोल दें, लिखो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। बच्चे ने ये रट लिया, बात खत्म। और सक्रिय सीखना? सक्रिय सीखने की शुरुआत होती है एक सवाल से। टीचर पूछेगा, अच्छा बच्चों, आज लंच में क्या क्या खाया? कोई कहेगा रोटी, कोई चावल, कोई इडली। हाँ, फिर वहां से चर्चा शुरू होगी कि हमें ये सब खाने से क्या मिलता है, ताकत मिलती है। तो यहाँ ज्ञान बच्चों के बीच से निकल कर आ रहा है, वे सोच रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ
कि हर बच्चे का अनुभव क्लास के लिए कीमती है, चाहे वो कहीं से भी आता हो। बिल्कुल, यही तो स्थानीय संदर्भ यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट का महत्व है। गुजरात का बच्चा ढोकला का उदाहरण देगा और दक्षिण भारत का बच्चा डोसा का, और दोनों ही सही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ बच्चों के अनुभव और स्थानीय ज्ञान से ही होगा, तो फिर टेक्स्ट बुक की, पाठ्यपुस्तक की क्या भूमिका है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ईवीएस इस सोच को तोड़ता है कि किताब ही सब कुछ है। अच्छा। साफ तौर पर कहा गया है कि पाठ्यपुस्तक सीखने का अंत नहीं है, बल्कि सीखने की शुरुआत है। हाँ, ये एकमात्र सोर्स नहीं है, ये बस कई संसाधनों में से एक है। पर इससे तो कंफ्यूजन हो सकता है। टीचर्स को, पेरेंट्स को लग सकता है कि किताब से बाहर क्यों जा रहे हैं। होता है। इसीलिए ईवीएस की किताब को निर्देशात्मक नहीं बनाया गया है, मतलब प्रिस्क्रिप्टिव नहीं। तो फिर कैसी है? वो विचारोत्तेजक है, थॉट प्रोवोकिंग। वो आपको सोचने पर मजबूर करती है। तभी तो किताब का नाम भी है लुकिंग अराउंड, मतलब आसपास देखो। मतलब किताब खुद कह रही है कि असली ज्ञान बाहर है। बिल्कुल। इसीलिए इन किताबों में सूखी जानकारी की जगह सच्ची कहानियां होती हैं, जैसे अनीता और मधुमक्खियां। हाँ, मैंने पढ़ी है वो कहानी। तो जब बच्चे अनीता की कहानी पढ़ते हैं तो वो सिर्फ मधुमक्खी पालन नहीं सीखते, वो एक लड़की का संघर्ष, उसकी हिम्मत, ये सब भी सीखते हैं। वे संवेदनशील बनते हैं। मतलब किताब सिर्फ एक इशारा है, असली काम तो टीचर का है। जी, और टीचर के लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल हुआ है, सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर। सुगमकर्ता, मतलब जो सीखने को सुगम बनाए, आसान बनाए। हाँ, शिक्षक का काम है घर के ज्ञान और स्कूल के ज्ञान के बीच एक पुल बनाना, एक ब्रिज। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? जरूर। मान लीजिए क्लास में पोषक तत्वों पर बात हो रही है। एक बच्चा कहता है, मेरी माँ तो दाल में हमेशा घी डालती हैं। अब एक पारंपरिक टीचर शायद उसे चुप करा दे, पर एक सुगमकर्ता इसी बात को पकड़ेगा। वो पूछेगा, अच्छा घी क्यों डालते होंगे? वो बच्चे के ज्ञान को खारिज नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, वो उसे सम्मान देगा और उसे क्लास की चर्चा का हिस्सा बनाएगा। बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि जो वो घर से सीख कर आया है वो बेकार है। और सिर्फ अनुभव ही नहीं, शायद उनके सवालों को भी सम्मान देना जरूरी है। बहुत जरूरी। एक अच्छा टीचर बच्चों को सवाल पूछने के लिए उकसाता है, खासकर क्यों वाले सवाल। जैसे पत्तियां हरी ही क्यों होती हैं? हाँ, या त्योहार पर ही पूरियां क्यों बनती हैं। जवाब सही है या गलत, ये बात की बात है। पहले जरूरी है कि बच्चा सोचना सीखे, तर्क करना सीखे। ये तो उस पूरी धारणा को तोड़ता है कि बच्चे खाली बर्तन यानी एम्प्टी वेसल होते हैं जिन्हें ज्ञान से भरना है। वे खाली बर्तन नहीं बल्कि अनुभवों का खजाना लेकर आते हैं। शिक्षक का काम उस खजाने को बाहर निकालना है। ज्ञान के अलावा यहाँ मूल्यों और संवेदनशीलता पर भी बहुत जोर है। निश्चित रूप से। ईवीएस सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, ये एक अच्छा इंसान बनाने के बारे में भी है। जैसे लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी। मतलब ये सिखाना कि कोई भी काम लड़के या लड़की का नहीं होता। किताबों में महिला मैकेनिक, पुरुष बावर्ची, कल्पना चावला जैसे उदाहरण दिए जाते हैं, ताकि बनी बनाई धारणाएं टूटें। हाँ, और साथ ही श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर, हर काम का सम्मान करना, चाहे वो सफाई का काम ही क्यों ना हो। तो जब सिखाने का तरीका इतना अलग है, तो फिर जांचने का यानी मूल्यांकन का तरीका भी अलग ही होगा। हाँ, और ये समझना सबसे जरूरी है, ईवीएस में मूल्यांकन कोई अलग से होने वाली चीज नहीं है। मतलब ये परीक्षा या टेस्ट जैसा नहीं है? नहीं, यह शिक्षण प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ये सतत है, कंटिन्यूअस, पूरे साल चलता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है, बच्चों पर होशियार या कमजोर का लेबल कभी ना लगाएं। कभी नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। मूल्यांकन का मकसद लेबल लगाना नहीं है। तो फिर क्या है? मकसद है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समझना। शिक्षक बच्चे को देखता है, उसकी बातें सुनता है, उसके काम को देखता है और ये समझता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है, उसे मदद कहाँ चाहिए। अच्छा, तो ये सीखने का मूल्यांकन नहीं बल्कि सीखने के लिए मूल्यांकन है। आपने एकदम सही कहा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, नॉट ऑफ लर्निंग। मकसद बच्चे को पास फेल करना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें, तो ईवीएस की 5 बड़ी विशेषताएं क्या होंगी? पहली, ये बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड, हर चीज बच्चे से शुरू होती है। दूसरी, ये स्थानीय से वैश्विक है, लोकल टू ग्लोबल, बच्चे के घर से शुरू होकर पूरी दुनिया तक जाती है। तीसरी, इसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, शिक्षक इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है। चौथी, ये एकीकृत है, इंटीग्रेटेड, विषयों की दीवारें नहीं है। और पांचवी,
और 5वीं ये क्रिया आधारित है, एक्टिविटी बेस्ड, यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग इसका मूल मंत्र है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ पर्यावरण के बारे में सीखना नहीं है, बल्कि पर्यावरण से और पर्यावरण के लिए सीखना है। असली सीखना क्लास की 4 दीवारों के बाहर होता है। बिल्कुल सही। अपने आसपास देखें, अवलोकन करें और सवाल पूछें। रीड, कनेक्ट और ऑब्जर्व, यही सीखने की सही प्रक्रिया है। ये था NIOS 505 यूनिट 4 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट 5 की शुरुआत करते हैं। यह है 505 यूनिट 5, पर्यावरण अध्ययन, क्रियाकलाप और सहयोग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर EVS क्यों, मतलब छोटे बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने का असली मकसद क्या है। देखिए, इसका मुख्य लक्ष्य बच्चों को सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन्हें पर्यावरण संरक्षण और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में सिखाना है। रिसोर्स मैनेजमेंट, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है छोटे बच्चों के लिए। हाँ, बिल्कुल। पर इसका मतलब बहुत सरल है। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि बच्चों में पर्यावरण की जो क्वालिटी है उसकी समझ बढ़े। अच्छा। दूसरा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, उनके मैनेजमेंट के लिए एक समझ विकसित हो। जैसे पानी या खाना। जी, और यहीं से तीसरा उद्देश्य आता है कि इन संसाधनों का सही उपयोग कैसे करें और उन्हें बचाएं कैसे। और चौथा और सबसे जरूरी, बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, मतलब सेंसिटिव बनाना। तो अगर परीक्षा के हिसाब से देखें तो मुख्य उद्देश्य हुआ संसाधन प्रबंधन और संवेदनशीलता का विकास। बिल्कुल। जानकारी को भावना और फिर एक्शन में बदलना, यही EVS का असली लक्ष्य है। ठीक है, पर ये होगा कैसे? मतलब क्लास में लेक्चर देकर तो शायद ये संवेदनशीलता नहीं आ सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हमारा अगला टॉपिक आता है, क्रिया आधारित अधिगम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसे ABL भी कहते हैं। जी। इसका सीधा सा मतलब है करके सीखना, मतलब लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे जब खुद अपने हाथ से कोई काम करते हैं तो वो सबसे अच्छा सीखते हैं। ये एक तरह से अनुभव आधारित अधिगम का ही हिस्सा हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का ही एक हिस्सा है। पर इसके लिए कुछ तत्व बहुत जरूरी हैं। जैसे कि पहली बात, एक्टिविटी ऐसी हो जो बच्चों में जिज्ञासा, मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करे। दूसरा, वो उन्हें मिली हुई सूचना को व्यवस्थित करना, मतलब ऑर्गेनाइज करना सिखाएं। और तीसरा ये कि उससे बच्चों को एक सकारात्मक पुनर्बलन मिले, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। उन्हें लगे कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया। मतलब ABL में बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, पैसिव नहीं। एग्जैक्टली। वो सिर्फ सुन नहीं रहा बल्कि कर रहा है। तो फिर एक अच्छी क्रिया या एक्टिविटी की पहचान क्या है? मतलब वो कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक अच्छी एक्टिविटी की कुछ खास विशेषताएं होती हैं। बताइए। सबसे पहली और सबसे जरूरी, वो सुरक्षित हो, सेफ, बच्चों को कोई खतरा ना हो। ये तो सबसे पहले आता है, बिल्कुल। दूसरी, वो कम लागत वाली हो, लो कॉस्ट। ऐसा ना हो कि बहुत महंगी चीजें चाहिए हो, ताकि कोई भी स्कूल उसे आसानी से करा सके। जी। तीसरी विशेषता है, उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ हो, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव। टीचर को पता होना चाहिए कि वो ये क्यों करा रहा है। और एक समय सीमा होनी चाहिए, टाइम लिमिट। एक्टिविटी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, बच्चे बोर ना हो। बिल्कुल। और वो रुचिपूर्ण हो, इंटरेस्टिंग हो, बच्चों की जिज्ञासा जगाए, और आखिर में वो बच्चों की आयु के अनुसार हो, एज अप्रोप्रिएट। तो वो एक अच्छी एक्टिविटी मजेदार भी हो और जानकारी देने वाली भी। हाँ, आनंददायक और सूचनाप्रद, दोनों। ठीक है, अब मान लीजिए एक टीचर ने एक अच्छी एक्टिविटी सोच ली है, तो उसके बाद के स्टेप्स क्या हैं? यहीं पर क्रिया आधारित अधिगम के 4 बहुत महत्वपूर्ण चरण आते हैं, और इनका क्रम परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, क्या है वो 4 चरण? पहला है योजना बनाना, मतलब प्लानिंग। जी। दूसरा है क्रिया का संचालन, मतलब एक्शन या कंडक्टिंग। तीसरा है चिंतन मनन, यानी रिफ्लेक्शन। और चौथा है पुनर्विचार, मतलब रीथिंकिंग। प्लानिंग, कंडक्टिंग, रिफ्लेक्शन और रीथिंकिंग। चलिए पहले चरण से शुरू करते हैं, योजना बनाना। जी, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है।
इसके बिना कोई भी एक्टिविटी सफल नहीं हो सकती। इसमें टीचर को क्या क्या करना होता है? सबसे पहले तो उसे अपने अधिगम उद्देश्य मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहचानने होते हैं कि वो सिखाना क्या चाहता है। फिर उसे संसाधनों की एक लिस्ट बनानी होती है, क्या क्या सामान लगेगा, फिर समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, और ये भी सोचना होता है कि बच्चों से क्या चर्चा करनी है। जैसे अगर पौधों पे एक्टिविटी करनी है तो पहले सोचना होगा कि बगीचे में जाना है या क्लास में पौधे लाने हैं। बिल्कुल, सारी तैयारी ही प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग हो गई। अब दूसरा चरण, क्रिया का संचालन। मतलब अब एक्टिविटी करवानी है। जी, इसमें सबसे पहले बच्चों को एक्टिविटी और इसमें लगने वाले समय के बारे में बताना होता है। ओके। अगर ग्रुप एक्टिविटी है तो बच्चों के समूह बनाने होते हैं, और यहाँ शिक्षक की भूमिका बहुत बदल जाती है। कैसे? शिक्षक यहाँ एक सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर। हाँ। वो लेक्चर नहीं दे रहा। अच्छा। उसका काम है देखना कि बच्चे सही दिशा में काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर कोई बच्चा अटक जाए तो उसे प्रोत्साहित करना, उसे हिंट देना, पूरा जवाब नहीं बताना। मतलब निर्देश कम और सहयोग ज्यादा। बिल्कुल सही। एक्टिविटी हो गई, बच्चे क्लास में वापस आ गए। अब आता है तीसरा चरण, चिंतन मनन या रिफ्लेक्शन। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि सीखना सिर्फ एक्टिविटी करने में नहीं बल्कि उसके बारे में सोचने में होता है। मतलब बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका देना। उनसे पूछना, तुम्हें कैसा लगा, क्या मुश्किल था, इससे तुमने क्या सीखा। अच्छा, ताकि वो समझ सके कि एक्टिविटी का मतलब क्या था। जी, ताकि वो उस अनुभव से अर्थ निकाल सकें। यहाँ टीचर का काम है सही सवाल पूछना और चर्चा को दिशा देना। और चौथा और आखिरी चरण है पुनर्विचार, रीथिंकिंग। ये किसके लिए है? ये खासतौर पर टीचर के लिए है। जब बच्चे चले जाएं तो टीचर बैठकर सोचे कि एक्टिविटी कैसी रही। मूल्यांकन करना एक तरह से। हाँ, मूल्यांकन। क्या गतिविधि सफल रही, क्या कुछ कमियां थीं, अगली बार इसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कौन से पल अच्छे थे। तो ये भविष्य की प्लानिंग में मदद करता है। बिल्कुल, ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। ये जो 4 चरण हैं, इन्हें करने के लिए एक टीचर में कुछ खास गुण भी होने चाहिए ना? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ABL के लिए शिक्षक में कुछ खास गुण होने ही चाहिए। क्या है वो गुण? 4 मुख्य गुण हैं। पहला, एक सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड। उसे हर बच्चे पर विश्वास होना चाहिए। दूसरा, वो एक अच्छा संसाधन प्रबंधक हो, रिसोर्स मैनेजर, जो क्लास के अंदर और बाहर से चीजें जुटा सके। कबाड़ से जुगाड़ वाला गुण। हाँ, कुछ वैसा ही। तीसरा, जैसा हमने कहा, वो एक सुविधादाता हो, फैसिलिटेटर, लेक्चरर नहीं। और चौथा, हर बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना। वो हर बच्चे की सामाजिक और भावनात्मक जरूरत को समझे। तो टीचर का मुख्य काम हुआ बच्चों को फीडबैक, चैलेंज और सेफ्टी देना। जी बिल्कुल। तो जब इस तरह से सिखाया जाता है तो इसके क्या फायदे होते हैं? ये रटने वाली पढ़ाई से बेहतर क्यों है? इसके बहुत सारे लाभ हैं। पहला, बच्चे मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। मतलब कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट। हाँ, जैसे वो मिट्टी को छूकर अंकुरण की प्रक्रिया को समझते हैं। दूसरा, सीखना वास्तविक जीवन से जुड़ जाता है। रियल लाइफ करेक्शन। इससे तो समस्या समाधान का कौशल भी विकसित होता होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात, जब बच्चा खुद कुछ करता है तो उसका आत्मसम्मान मतलब सेल्फ एस्टीम बढ़ता है। उसे लगता है हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। जी, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटता। अभी तक हमने एक बच्चे के सीखने पर बात की, लेकिन ज्यादातर एक्टिविटी तो ग्रुप में होती है। जी, और यहीं कर हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है, सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। हाँ, ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जहां बच्चे एक समूह में एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं। मतलब सब एक साथ एक दूसरे की मदद करते हुए। बिल्कुल, इसमें एक दूसरे पर निर्भरता होती है जिसे हम इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन ग्रुप्स में अक्सर ये होता है कि 1-2 बच्चे ही सारा काम करते हैं। इसी समस्या से बचने के लिए सहयोगात्मक अधिगम के कुछ तत्व बनाए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? पहला है सकारात्मक अंतर्निर्भरता, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब है हम एक साथ डूबेंगे या तैरेंगे। सिंक और स्विम टुगेदर। मतलब सफलता पूरे समूह की होगी, किसी एक की नहीं। बिल्कुल। दूसरा तत्व है आमने सामने की अंतःक्रिया, फेस टू फेस इंटरैक्शन। बच्चे एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। और वो जो फ्री राइडर वाली समस्या है उसका क्या? उसके लिए तीसरा तत्व है व्यक्तिगत जिम्मेदारी,
इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ग्रुप में हर बच्चे का अपना एक तय काम होता है, कोई भी खाली नहीं बैठ सकता। जैसे एक बच्चा पत्थर लाएगा तो दूसरा लिखेगा, अगर एक ने काम नहीं किया तो ग्रुप का काम रुक जाएगा। ये तो बहुत अच्छा तरीका है, पर इसे लागू करने में चुनौतियां भी आती होंगी। हाँ, चुनौतियां हैं। सही समूह बनाना, बच्चों के बीच झगड़े सुलझाना और स्थानीय संदर्भ का ध्यान रखना, ये सब जरूरी है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ईवीएस सिर्फ पेड़ पौधों के नाम रटाना नहीं है, बल्कि ये बच्चों को दुनिया से जोड़ने और उसकी देखभाल करने की एक ट्रेनिंग है। जी, और क्रिया आधारित और सहयोगात्मक अधिगम इस ट्रेनिंग के सबसे असरदार तरीके हैं, जो सीखने को एक बोझ नहीं बल्कि एक खोज बनाते हैं। ये था NIOS 505 यूनिट 5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट यूनिट 6 की शुरुआत करते हैं। ये है 505 यूनिट 6 पर्यावरण अध्ययन, शिक्षण विधियां और उनका चयन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, और आज का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है। ये उस सवाल का जवाब देता है कि क्यों कुछ टीचर्स हमें जिंदगी भर याद रह जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। कोई ना कोई एक टीचर तो सबका फेवरेट होता है, जिनका पढ़ाया हुआ आज भी याद है। तो क्या ये कोई जादू है या उनके पढ़ाने के तरीके में कुछ खास होता है? ये जादू नहीं है, ये विज्ञान और कला का एक बहुत खूबसूरत मिश्रण है। आज हम ईवीएस पढ़ाने की उन्हीं विधियों, उन्हीं तरीकों पर बात करेंगे। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे सामने NIOS के स्टडी मटेरियल का यूनिट 6 है। तो चलिए देखते हैं कि एक बेहतरीन टीचर बनने के राज क्या हैं। ठीक है। सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि इतने सारे तरीके हैं, एक टीचर ये कैसे चुने कि आज क्लास में कौन सा तरीका अपनाना है? ये सबसे बुनियादी और मतलब सबसे जरूरी सवाल है। और देखिए, इसका कोई एक सीधा सा फॉर्मूला नहीं है कि बस यही तरीका अपनाओ। सही तरीका चुनने के 3 मुख्य आधार होते हैं। 3 आधार। जी। पहला है विषय वस्तु की प्रकृति, मतलब आप पढ़ा क्या रहे हैं। अच्छा, जैसे जिस तरह से आप गणित पढ़ाएंगे वो हिंदी पढ़ाने से तो बिल्कुल अलग होगा। ये तो सीधी सी बात है। एकदम। और जब बात पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की हो, तो उसकी प्रकृति ही बाहर की दुनिया से जुड़ी है। उसका नाम ही पर्यावरण का अध्ययन है। बिल्कुल। तो अगर पढ़ाने के तरीके में बच्चों का आसपास उनका लोकल एनवायरनमेंट शामिल नहीं है, तो ईवीएस पढ़ाने का जो मकसद है वो अधूरा रह जाता है। ठीक है, तो पहला आधार हो गया विषय। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रकरण की प्रकृति। प्रकरण मतलब टॉपिक। हाँ, उस विषय के अंदर आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। हर टॉपिक की अपनी एक अलग मांग होती है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए ईवीएस में आपका विषय है हमारा पर्यावरण, लेकिन आज का टॉपिक है भोजन। अब भोजन को सिर्फ किताब से पढ़ा देना वो एक बात है, लेकिन सोचिए अगर टीचर बच्चों को पास की सब्जी मंडी ले जाएं या किसी खेत पर ले जाएं, ये दिखाने कि अनाज कैसे उगता है। हाँ, तो बच्चों पर उसका असर कितना गहरा होगा, वो उस ज्ञान को कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ टॉपिक ने तय किया कि सबसे अच्छा तरीका क्षेत्र भ्रमण या अवलोकन होगा। ये बात तो है, मुझे आज भी याद है जब हमारे टीचर हमें पास के तालाब पर ले गए थे इकोसिस्टम सिखाने के लिए। किताब वाला शायद भूल भी जाते। बिल्कुल। तो विषय हो गया, टॉपिक हो गया। तीसरा आधार क्या है? तीसरा और शायद सबसे जरूरी आधार है विद्यार्थी का स्तर। हमें यह समझना होगा कि क्लास में बैठा हर बच्चा अलग है, उसका दिमाग अलग तरह से काम करता है। उनके लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं। एकदम सही, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, लर्निंग स्टाइल। मोटे तौर पर 3 स्टाइल होते हैं। पहले हैं विजुअल लर्नर्स, जो देखकर सबसे अच्छा सीखते हैं। चार्ट्स, तस्वीरें, वीडियोस। जी। दूसरे हैं ऑडिटरी लर्नर्स, जो सुनकर सीखते हैं। लेक्चर, कहानी, ग्रुप डिस्कशन, ये सब उनके लिए है। और तीसरे वो जिन्हें हम कहते हैं कि ये टिक कर नहीं बैठ सकते, जिन्हें हर वक्त कुछ करना होता है। हाँ बिल्कुल, वो है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ये करके सीखते हैं। जब तक अपने हाथ से कुछ करेंगे नहीं उन्हें समझ नहीं आता। एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल बनाना, रोल प्ले, ये सब। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं, तीनों तरह के लर्नर्स हैं। एक टीचर एक ही समय में सबके लिए अलग अलग कैसे पढ़ा सकता है? ये तो नामुमकिन लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर सबसे बड़ा सूत्र छिपा है। कोई भी एक विधि, कोई एक तरीका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अच्छा। एक अच्छे टीचर की पहचान ही ये है
कि वो हमेशा एक मिली-जुली विधि, मतलब एक मिक्स्ड अप्रोच का इस्तेमाल करता है। मतलब वो अपने लेसन में एक वीडियो भी दिखाएगा, हाँ, विजुअल लर्नर्स के लिए, फिर उस पर चर्चा भी करेगा, ऑडिटरी लर्नर्स के लिए, और शायद अंत में एक छोटा सा मॉडल बनाने को भी दे देगा। बिल्कुल, काइनेस्थेटिक लर्नर्स के लिए। इस तरह हर बच्चे को सीखने का मौका मिलता है। तो टीचर को एक डायरेक्टर की तरह होना चाहिए, अलग-अलग टूल्स का इस्तेमाल करके एक पूरी पिक्चर बनाए। बहुत अच्छा एनोलॉजी है ये। चलिए, तो अब कुछ खास तरीकों पर बात करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बेसिक तरीका है प्रेक्षण या अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये ईवीएस की आत्मा है। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखो, सुनो, महसूस करो और उससे सीखो। ये इतना जरूरी है कि एनसीईआरटी की ईवीएस की किताबों का नाम ही आसपास है। जी हाँ, लुकिंग अराउंड। और ये सिर्फ देखना नहीं है, ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके 5 चरण होते हैं। 5 चरण? हाँ, पहला है तैयारी। टीचर पहले तय करता है कि हम क्या देखने जा रहे हैं और क्यों, हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है। दूसरा चरण फिर योजना बनाना होगा, कहाँ जाना है, क्या ले जाना है। एकदम सही, प्लानिंग। और इसमें बच्चों को भी शामिल करना चाहिए। बारिश हो गई तो क्या करेंगे, क्या क्या सवाल पूछने हैं, ये सब। और तीसरा चरण है असल में जाकर देखना। बिल्कुल, वास्तविक प्रेक्षण। यहाँ टीचर का रोल बहुत अहम है। वो गाइड करता है कि सिर्फ देखो मत, सवाल पूछो, नोट्स बनाओ, स्केच करो। यहाँ तक तो ये एक स्कूल पिकनिक जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन चौथा और 5वां चरण इसे पिकनिक से अलग बनाते हैं। चौथा चरण है विश्लेषण। क्लास में वापस आकर इस पर बात करना कि हमने क्या देखा, उसका मतलब क्या हो सकता है। अच्छा, डिस्कशन। हाँ, और 5वां चरण है सामान्यीकरण, मतलब उस सारे विश्लेषण से एक निष्कर्ष निकालना। जैसे अगर हमने देखा कि कुछ पौधे धूप में अच्छे से बढ़ रहे थे और कुछ छांव में मुरझा रहे थे, तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पौधों को धूप की जरूरत होती है। और ये बच्चे खुद सीखते हैं, बिना किताब रटे। यही इसकी खूबसूरती है। ये ज्ञान को असल जिंदगी से जोड़ती है। और बच्चों में जिज्ञासा भी बढ़ाती होगी, बहुत ज्यादा। वो तुलना करना, अंतर खोजना और सवाल पूछना सीखते हैं। ठीक है, तो अवलोकन विधि हुई जानकारी को अंदर लेने का तरीका। लेकिन उस जानकारी का बच्चे क्या करें? क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे बच्चे अपने विचारों को बाहर निकालें? बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये हमें हमारी अगली विधि पर लाता है, रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। क्रिएटिविटी मतलब ड्राइंग और पेंटिंग। वो भी है, लेकिन सिर्फ उतना नहीं। रचनात्मकता का असली मतलब है कुछ नया सोचना या किसी पुराने काम को नए तरीके से करना। क्लासरूम में इसके क्या-क्या रूप हो सकते हैं? कई रूप हो सकते हैं। लेखन के जरिए, जैसे तालाब पर एक कविता लिखना। चित्रकला के जरिए, जो देखा उसका चित्र बनाना। नाटक या कठपुतली के खेल के माध्यम से। पानी बचाने पर एक छोटा सा नाटक कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल। और एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है संगीत। संगीत, वो कैसे? देखिए, हमारे स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। अगर पूछा जाए कि भावों को सबसे असरदार तरीके से व्यक्त करने का माध्यम क्या है, चित्रकला या संगीत, तो जवाब होगा संगीत। ये तो है, संगीत सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है। जी, एनसीएफ 2005 भी तो रचनात्मकता पर बहुत जोर देता है। वो कहता है कि ईवीएस का आधार ही सामाजिक रचनात्मकता है। इसका लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य है ऐसे नागरिक तैयार करना जो समाज की समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए रचनात्मक तरीके सोच सकें। और इसमें टीचर का रोल क्या है? वो अब बॉस नहीं है। नहीं, अब टीचर तानाशाह नहीं, बल्कि सीखने में मदद करने वाला एक सुगम करता है, एक फैसिलिटेटर। उसका काम है ऐसा माहौल बनाना जहां बच्चे बिना डरे कुछ नया करने की कोशिश कर सकें। तो ऐसा माहौल बनाने के लिए टीचर क्या कर सकता है? कुछ आसान तरीके। बच्चों को छोटे ग्रुप्स में काम दें, बेकार चीजों से कुछ नया बनाने को कहें, जिसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कहते हैं। मिट्टी, पत्तियों, फूलों का इस्तेमाल करें। हाँ, प्राकृतिक चीजों पर इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी, माहौल को मजेदार और प्रतिस्पर्धी रहित बनाएं। मतलब सही या गलत का डर नहीं होना चाहिए। आपने छोटे समूहों की बात की। ये हमें हमारी अगली विधि, समूह चर्चा या स्मॉल ग्रुप डिस्कशन पर ले आता है। मुझे याद है, स्कूल में ग्रुप डिस्कशन का मतलब होता था बहुत सारा शोर। हाँ, इसीलिए इसे बज़ ग्रुप भी कहते हैं। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट जैसा शोर। लेकिन इसे असरदार बनाने के कुछ नियम हैं। पहला, ग्रुप का आकार।
छोटा होना चाहिए। हाँ, 4 से 6 सदस्य सबसे अच्छे माने जाते हैं, ताकि सबको बोलने का मौका मिले और समय भी 10 से 15 मिनट ही होना चाहिए। इससे बच्चा टॉपिक पर फोकस्ड रहता है। जी, प्रक्रिया सीधी है। एक लीडर टॉपिक बताता है, सब अपने विचार रखते हैं और अंत में ग्रुप अपनी चर्चा का सार पूरी क्लास को बताता है। इसका फायदा क्या है? खासकर सामाजिक मुद्दों को समझने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका लगता है। बिल्कुल, बच्चों की सोच गहरी होती है, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है और जो बच्चे शर्मीले होते हैं, उन्हें छोटे ग्रुप में अपनी बात कहने का आत्मविश्वास मिलता है। यहाँ टीचर का क्या रोल है? क्या वो बस बैठकर देखता है? नहीं, टीचर का रोल बहुत एक्टिव है। उसे चर्चा को मॉडरेट करना है, सकारात्मक पुनर्बलन देना है, मतलब बच्चों की बात पर सिर हिलाना, मुस्कुराना। ताकि उनका मनोबल बढ़े। हाँ, और सबसे जरूरी, उसे क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने हैं, ताकि चर्चा गहरी हो। ठीक है, तो अब एक ऐसे तरीके पर आते हैं जो इन सबको शायद मिला देता है, प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट मेथड। ये शब्द सुनने में काफी बड़ा लगता है। इसे समझने का एक आसान फॉर्मूला है, एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि जिसे सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाए, वही प्रोजेक्ट है। इसका मूल सिद्धांत है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब ये सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये किताबी ज्ञान और असल दुनिया के बीच एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए प्रोजेक्ट है हमारे स्कूल का कचरा प्रबंधन। इस एक प्रोजेक्ट में विज्ञान आ गया, गणित आ गया, भाषा आ गई, सामाजिक विज्ञान आ गया, सब कुछ आ गया। ये तो एक इंटरडिसिप्लिनरी काम हो गया। एकदम। और इससे बच्चे सिर्फ विषय नहीं सीखते, वो रिसर्च करना, विश्लेषण करना और एक टीम में मिलकर काम करना सीखते हैं। ये लाइफ स्किल्स हैं। इस विधि के भी कुछ चरण होते होंगे। हाँ, 3 मुख्य चरण हैं। पहला, पूर्व सक्रिय, जिसमें टॉपिक चुनना और योजना बनाना शामिल है। दूसरा, अंतः सक्रिय, जिसमें असल काम होता है, डेटा इकट्ठा करना। और तीसरा, उत्तर सक्रिय, जिसमें मूल्यांकन और रिपोर्टिंग होती है। तो ये एक तरह से सबसे व्यापक तरीका है। इसमें अवलोकन भी है, रचनात्मकता भी है, समूह कार्य भी है। बिल्कुल। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोजेक्ट विधि थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की खाई को पाटती है। अब 2 और तरीकों की बात करते हैं जो काफी इस्तेमाल होते हैं। पहला है क्षेत्र भ्रमण और दूसरा है प्रयोग विधि। जी, फील्ड ट्रिप और एक्सपेरिमेंटेशन, दोनों का आधार वही करके सीखना है। क्षेत्र भ्रमण का मुख्य लक्ष्य कक्षा की नीरसता को तोड़ना और बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव देना है। लेकिन अक्सर स्कूल के ट्रिप्स पिकनिक बनकर रह जाती हैं। इसका राज भी 3 चरणों में छुपा है। पहला, प्री ट्रिप, यानी जाने से पहले प्लानिंग और बच्चों को उद्देश्य बताना। दूसरा, ड्यूरिंग ट्रिप, जहां अनुशासन और अवलोकन जरूरी है। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, वह है पोस्ट ट्रिप, वापस आकर उस अनुभव पर चर्चा करना। अगर ये तीसरा चरण नहीं हुआ तो वो सच में सिर्फ एक पिकनिक रह जाएगा। सही बात है। और प्रयोग विधि के बारे में क्या कहेंगे? प्रयोग विधि मतलब एक्सपेरिमेंटेशन, ये विज्ञान की नींव है। ये मूर्त से अमूर्त के सिद्धांत पर चलती है, मतलब कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। बच्चे पहले अपने हाथ से कुछ ठोस करके देखते हैं। हाँ, और फिर उसके पीछे के अमूर्त सिद्धांत को समझते हैं। इससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा होता है। वो हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते। इसकी क्या कोई सीमा है, कोई लिमिटेशन? इसकी एक व्यावहारिक सीमा है, वो है संसाधनों की कमी। मतलब अगर हर बच्चा केमिकल वाला प्रयोग करेगा तो लैब का सामान जल्दी खत्म हो सकता है। या हर बच्चे के लिए माइक्रोस्कोप नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो टीचर को इसका प्रबंधन बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। तो हमने कई विधियों पर बात की, अवलोकन, रचनात्मकता, समूह चर्चा, प्रोजेक्ट, भ्रमण, प्रयोग। अगर इस सब का सार निकालना हो तो एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? सार ये है कि कोई एक विधि जादू की छड़ी नहीं है। हर स्थिति, हर बच्चा, हर टॉपिक अलग है। एक अच्छे शिक्षक को लचीला मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसे अपनी तरकश में ये सारे तीर रखने होंगे। बिल्कुल। और जरूरत के हिसाब से सही तीर चलाना होगा। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि इन सभी विधियों के केंद्र में एक ही विचार है। शिक्षक ज्ञान का मालिक या तानाशाह नहीं है, वो सीखने की प्रक्रिया में बच्चों का एक साथी, एक सुगम करता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। उसका काम जवाब देना नहीं, बल्कि बच्चों को सही सवाल पूछने में मदद करना है। ज्ञान थोपना नहीं, बल्कि ज्ञान के निर्माण में बच्चों की मदद करना। तो अगली बार जब हम किसी ऐसे टीचर को याद करें जिसने हमारी जिंदगी पर असर डाला, तो शायद हम समझ पाएंगे कि उनके पास कोई जादू नहीं था।
उनके पास समझ थी, रचनात्मकता थी और अपने हर छात्र तक पहुंचने की एक सच्ची कोशिश थी। और यही कोशिश एक साधारण शिक्षक को असाधारण बनाती है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हमने बात की कि टीचर एक सुगमकर्ता है जो सीखने का माहौल बनाता है। अगर ऐसा है तो सीखने की इस प्रक्रिया में एक विद्यार्थी की क्या जिम्मेदारी है? क्या वो सिर्फ एक निष्क्रिय भागीदार है या फिर वो अपनी शिक्षा का एक सक्रिय सह निर्माता है? इस पर सोचिएगा। ये था NIOS 505 यूनिट 6 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए, नेक्स्ट मैराथन पार्ट 2 यूनिट 7 to 11 कल की क्लास में होगी। PDF की जो साथी बोल रहे हैं उपलब्ध नहीं हो पाएगी समय की कमी के कारण। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन क्लास में। टेक केयर।